हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। RWSSC एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपको मालूम है कि RWA का SSC डेडिकेटेड चैनल है और SSC के हर एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। ये मैंने आपको कह ही चुका हूँ, पहले बहुत पहले बताया था कि अब हर एग्जाम के लिए RWA डेडिकेटेड रहेगा। बहुत सारे कमेंट्स बच्चों के SSC स्टेनो एग्जाम को लेकर के आ रहे थे कि सर क्या इसके लिए कोई डेडिकेटेड बैच लेके आई है या इसकी क्लासेस क्यों नहीं चलाई हैं। तो उन सब बातों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में SSC स्टेनो आप देखते होंगे कि ग्रेड C एंड ग्रेड D, उन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ग्रेड C और ग्रेड D दोनों ही जॉब सबसे बेहतरीन है। अगर कोई पूछे, अच्छा वॉइस का इशू है, ठीक है, वॉइस बफ हो रही है, बफ तो नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चे, अभी आप एक बार वॉइस का बताएंगे, एक बार देख लेना यार। सॉरी बच्चों, अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ है, और आगे। अच्छा ठीक है। चलिए बच्चे, अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या आप सभी को? थोड़ा सा आज न्यू माइक है इसलिए आपको ऐसी समस्या आ रही है जी। ओके है, ओके, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। मैं ये कह रहा था, एसएससी स्टेनो की जितनी भी अब वैकेंसी हो आई हैं, और बहुत कम वैकेंसी आई हैं, इस बात पे तो मैं चर्चा करूंगा ही। पर इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आरडब्ल्यूए का एसएससी चैनल आपके हर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होगा। ये हमने इस चैनल को लॉन्च करते हुए उस समय बात कही थी। और एसएससी स्टेनो के लिए आपकी लगातार रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि सर इसकी क्लासेस क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब चलेंगी, कैसे चलेंगी। तो उन सारी बातों को मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ग्रेड C एंड ग्रेड D दो तरह की जॉब आती हैं एसएससी स्टेनो के अंदर। यूं तो कहने को बहुत ही बेहतरीन है दोनों जॉब, एग्जाम एक ही है, एक एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको तो आगे स्टेनो करना है, वो आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो सीखना ही होगा। और मैं आज के टाइम में ये कहता हूं कि मेरे भाई, अगर आपने स्टेनो सीख ली, हालांकि इसमें पूरा एक साल आपको डेडिकेटेडली लगना पड़ता है, पर अगर आप एक बार स्टेनो सीख गए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह इसका नहीं बनता, ना इसकी कोई नीड है, बस आपको सीखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, और उसकी जो स्पीड, जो रिकमेंडेशन इसमें रहती हैं स्पीड की, वो आपको बनानी होंगी। और अगर आपने एक बार वो बना लेते हैं तो सबसे कम कंपटीशन की जॉब अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो फिर वो स्टेनो ही है, एसएससी स्टेनो नहीं। बहुत सारी जगह स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं, और स्टेनो का काम होता है कि आप बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ अटैच रहोगे। इसमें भी दो तरह की जॉब है, एक ग्रेड डी और एक ग्रेड सी। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12th पास चाहिए, लेकिन जो स्किल है स्टेनो का, वो असली चीज है। ठीक है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। आपको समझना होगा कि अगर आपको पीए बनना है, देखिए ग्रेड सी की जो जॉब है वो आपको किसी का पर्सनल असिस्टेंट बनाती है, और पर्सनल असिस्टेंट की जो जॉब होती है ना, वो 4600 ग्रेड पे या लेवल 7, आप कहिए एएसओ लेवल की जॉब, या आप कहिए इंस्पेक्टर लेवल की जॉब भी है इसके अंदर। 12th पास करके अगर कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो फिर एक ही रास्ता है कि वो स्टेनो की तैयारी कर ले। अब इसमें समझ लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आती है और किस किस डिपार्टमेंट में आती है, वो सारी बातें मैं इसमें करके चलूंगा। बच्चे, फॉर्म इसके अभी आए हैं, 6 जून को इसके फॉर्म आए हैं, इसलिए मैं वीडियो आज 7 जून को बना रहा हूं, यानी कल शाम ये वैकेंसी आई हैं। और लास्ट डेट 26 जून है, मात्र 20 दिन फॉर्म चलेंगे, क्योंकि फॉर्म की संख्या भी कम होती है, इसलिए इसको सिर्फ 20 दिन दिए गए हैं। और 1/7 से 2/7 आपका जो है ये करेक्शन विंडो होगी। और एग्जाम की डेट देखिए, 6 अगस्त से 11 अगस्त तक दी हुई है, यानी इन 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा। तो इससे पता लगता है कि फॉर्म भी अच्छे खासे आते हैं, इतने कम नहीं आते। अगर 5 दिन 6 दिन कोई एग्जाम चल रहा है, हालांकि बीच में सैटरडे संडे आए होंगे तो हो सकता है 3-4 दिन भी एग्जाम चले, क्योंकि सैटरडे संडे एग्जाम नहीं होता एसएससी का जनरली। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा चिंता की विषय है बच्चों के लिए, वो है ये 261 वैकेंसीज। ये किस हिसाब से दे दी हैं? 2025 में ये वैकेंसी है, लेकिन ये 2024 में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो 2006 वैकेंसीज थी। अब 261 और
6, इन दोनों का कहीं भी आंकड़ा मैच नहीं होता। हाँ, ये 1800 रह जाती है, 1500 रह जाती है, सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन 200 और 2000 क्या इतना फर्क भी हो सकता है? तो इसके लिए बता दूं कि ये वैकेंसीज, ये मेरी बात, ये मेरी वीडियो अब नोट करके रख लेना, ये प्लस प्लस होंगी, क्योंकि अभी जो डेटा आया है, जिन जिन मिनिस्ट्रियों, अलग अलग मिनिस्ट्रियों से डेटा लेना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, तो कई सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल टाइम से दे देते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट, बहुत ज्यादातर डिपार्टमेंट टाइम से कभी नहीं दे पाते, और फिर ये वैकेंसी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती हैं। और आपको ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है तब अपडेट हो सकता है आपकी प्रेफरेंस भरने से पहले ये वैकेंसीज अपडेट हो जाएंगी। प्रेफरेंस कब भरेंगे कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, आपको पीए की जॉब चाहिए या स्टेनो की जॉब चाहिए। जनरली जो ग्रेड सी है उसको पीए की जॉब बोलते हैं, और जो ग्रेड डी है उसको स्टेनो ही बोला जाता है। ऑफिस में भी, जैसे मैं खुद ऑफिस एमईए में करके आया हूं, तो मुझे पता है कि भाई पीए इक्वलेंट टू एएसओ, ठीक है, और स्टेनो इज 2800 ग्रेड पे, लेवल 5 पे वो लगता है वहां पर। चलो, तो इसमें सिर्फ आपकी जो स्पीड है ना, और फिर जो आपके मार्क्स है, सेम टेस्ट है दोनों के लिए। बाकी जो आपकी स्पीड है स्टेनो की, जो शॉर्ट हैंड है, जब आपका ऑफिसर बोलता है तो आप कितना तेजी से लिख सकते हैं, 100 वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हैं, 100 शब्द पर मिनट। आप सोचो ना कि यार 100 शब्द 1 मिनट में कैसे लिखे जा सकते हैं। अगर आप हिंदी का ऐसे वो बोल रहा है और आप लिखने लगो, तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप 20 शब्द 25 शब्द लिख पाओगे। फिर 100 तक कैसे पहुंचे? तो ये बड़े बड़े शब्दों का शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी पड़ती है, इसी को कहते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, कि आपको अपना शॉर्ट में हैंड रखना है ताकि आप 100 शब्द लिख सको। सोचो जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूं, आप सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूं, ये जो स्पीड है जिससे मैं आपसे बातें कर रहा हूं इस समय, ये कितने की स्पीड होगी? ये मात्र 80 की स्पीड होगी, ये 90 की स्पीड होगी मैक्सिमम। आप इससे तेजी से, जो मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, इनको इससे तेजी से लिख सकते हैं, अगर आपकी 100 की स्पीड है तो, है ना। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलूं तो मैं 100 प्लस भी कर सकता हूं अपनी स्पीड को, बोलने की स्पीड को। तो पर क्योंकि देखो ऑफिसर के पास बड़ा टाइम लिमिटेड है, वो आपको एक बार डिक्टेट करेगा कि आप ये चीजें लिख लाओ, पर वो आपको रुक रुक के नहीं बोलेगा द गवर्नमेंट हैज पुट, ऐसे तो नहीं बोलता है ऑफिसर। ऑफिसर तो एकदम बोलेगा द गवर्नमेंट हैज पुट, इस तरह से आप लिखिए। यही आपको सिखाया जाता है शॉर्ट हैंड में, तभी तो आप उस ऑफिसर के काम के हैं। वो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं उसको टाइप करके ले आओ, और मेरा टाइम बहुत मत खाओ, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, मेरा लिखने में बहुत टाइम जाएगा। ये है आपका काम। समझ में आई बात? ठीक है, इसी को हम शॉर्ट हैंड या जो आपका स्टेनो या स्किल जो भी आपका हो, इसको कह सकते हैं। स्टेनो की थोड़ी कम स्पीड होती है, पीए की थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी ग्रेड सी और ग्रेड डी का ये फर्क है। तो भाई मैं आपको बेसिक तो शॉर्ट्स इसमें समझा चुका हूं। हाँ, अब देखो 100 रुपए आपके फॉर्म भरने में लगेंगे, है ना। और इसमें भी अगर आप फीमेल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो भाई आपका फिर कोई पैसा नहीं लगेगा। ये जनरल, फिर तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के मेल को ही ये पैसा देना है, सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, चलिए। और 100 रुपए ठीक फीस है भाई, कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत महंगी फीस है। मैं चाहता हूं कि भैया आप ही एग्जाम दें। और सबसे बड़ी बात की है, देखो चूंकि आपको ऑफिसर के पास रहना है, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें मैथ्स चाहिए ही नहीं। हाँ, रीजनिंग तो, लॉजिक तो आपके अंदर होना चाहिए, पर चूंकि आपको ऑफिसर ने कुछ गलत बोल दिया, आप खुद सही कर सको, इसलिए लॉजिकल मांगता है, तो इसलिए रीजनिंग पूछ ली जाती है। लेकिन मैथ्स की कोई कैलकुलेशन आपके काम की नहीं है, तो मैथ्स नहीं पूछता है इसमें, इसलिए एग्जाम में मैथ्स है ही नहीं। तो जिसका मैथ्स कमजोर है, वो बहुत बच्चे इस तरफ मतलब मूव ऑन कर जाते हैं। आगे अगर मैं देखूं कि भाई पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है स्टेनो का लिए, तो आप देखेंगे कि एग्जाम सबसे पहले होगा, दूसरा स्टेप है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ये वही जो टेस्ट मैं बोल रहा हूं कि आपको डिक्टेशन होगा, आपको स्पीड दी जाएगी, 10 मिनट आपको बोला जाएगा, 10 मिनट, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे बोलने की स्पीड 10 मिनट आपको बोला जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा इसको टाइप करके ले आओ। उसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, वो टोटल टाइम कितना होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये
एक स्टेनो टेस्ट इसको बोल सकते हैं, ट्रेड टेस्ट आप इसको बोल सकते हो। फिर फिजिकल मेडिकल, तो फिजिकल मेडिकल तो कोई ऐसा इसमें फिजिकल वाली तो कोई कंडीशन है नहीं, तो मैं इसको तो क्रॉस करता हूँ। तो चौथा मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेडिकल के भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके मतलब डिपार्टमेंट में जमा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कलर विजन नहीं चलता जी, इसमें आई साइड कमजोर नहीं चलती, सब चश्मा वश्मा सब चलता है, कलर विजन वगैरह सब चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेडिकल का कोई इशू नहीं है कि आपसे सीधा बोल दिया जाता है कि आप अपने जिले के सीएमओ से एक ठप्पा लगवा के मेडिकल का सर्टिफिकेट जमा कर दो कि आप स्वस्थ हैं नौकरी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट से ही करवाया जाता है, जिस डिपार्टमेंट जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला है। तो ये प्रीफरेंस आपको कौन सी मिनिस्ट्री चुननी है, कौन सा डिपार्टमेंट चुनना है, आपको एमईए में जाना है, आपको इनकम टैक्स में जाना है, वो सब चीजें आपसे तब भरवाई जाएंगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट लगने वाला होगा। उससे पहले आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, उसको आपको भरना होगा। तो ये सब ही इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। जैसे अगर बोले तो इसमें क्या खास बात है इस इंफॉर्मेशन में, तो कमीशन है विल होल्ड एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बता रहा है सीबीटी आपको होल्ड किया जाएगा। ग्रेड सी एंड ग्रेड सी ग्रुप बी नॉन गजेटेड होती है, जैसे एएसओ के लिए लिखा जाता है, और ग्रेड डी मतलब इन दोनों पोस्ट के बारे में बताया गया। ग्रेड डी ग्रुप सी में आती है, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इसमें हो सकती हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिस हो सकते हैं, आपकी ऑल इंडिया जॉब है, आपको कहीं भी मिल सकती है, आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जाओगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्किल इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो भाई जो एलिजिबल है मतलब वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्किल जिनके पास है, ये वाला स्टेनो वाला। हालांकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वहां पे आपको प्योरली टेस्ट कराया जाता है। आप सर ये कितना, 1 साल तो लगेगा आपको, अगर बेहतरीन आप अपनी स्टेनो करना चाहते हैं तो 1 साल लग जाता है करीब। वैकेंसीज जो मैं आपसे बोला था 261, तो ये यहाँ मेंशन कर रखी है। हालांकि ये इसने बोल दिया है खुद ही, हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। नहीं, बाद में आपको एक निश्चित नंबर बाद में देखने को मिलेगा। अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलोंग विद द पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यानी कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज किस ग्रेड सी पे कितनी है, ग्रेड डी पे कितनी है, ये बाद में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पर। ठीक है, अभी ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर वेरियस वैकेंसीज इफ आर रिपोर्टेड इन द, मतलब एक बीआरओ एक क्षेत्र है, वहां पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। तो वो बाद की बात है कि जो बीआरओ एक पोस्ट आएगी, इसमें इतनी पोस्ट है, मान लीजिए पता लगी कि आपकी ये वैकेंसी बढ़ के 1500 हो गई और उसमें 50 पोस्ट बीआरओ के लिए, तो वहां सिर्फ मेल ही उसको ऑप्शन को फिल कर पाएंगे। कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट भरने पड़ेंगे ना बाद में, पोस्ट प्रेफरेंस जब भर रहे हो, तो आप फीमेल हैं तो बीआरओ नहीं भर सकते, बस उस टाइम की बात है। अभी इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है कि बीआरओ वाला भरूं ना भरूं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, केवल 12th पास चाहिए। कितने परसेंटेज है, किस साइड से करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कट ऑफ या क्रूशियल डेट है वो आपकी 1/8/2025 है। यानी कोई भी एज मांगी जाएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई भी मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, सब इससे पहले के बने हुए होने चाहिए। इसके बाद का कुछ नहीं चलेगा। एज लिमिट भी आपकी 1/8/2025 को मांगी जाएगी, यही क्रूशियल डेट है आपकी। तो भाई इसमें 18 से 30 साल तो होती है ग्रेड सी के लिए, और 18 से 27 साल होती है ग्रेड डी के लिए। यानी आपको अगर छोटी पोस्ट चाहिए तो वहां एज कम है, और आप बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं तो वहां एज ज्यादा है, 3 साल। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में तो यही एज है, अगर आप ओबीसी में तो 3 साल और बढ़ा दीजिए, 18 से 33, 18 से 30। अगर आप SC ST हैं तो इसमें 5 और बढ़ा दीजिए, 35 साल 18 से, और ये 18 से 32 साल। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये वही बात दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है, 3 साल 5 साल वाली। आगे शेड्यूल, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसमें क्या क्या स्कीम जो है, क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको समझ लेते हैं। यानी एग्ज़ाम, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, और उसकी डेट वगैरह इसने अभी बता दी है, जिसको मैंने शुरू में जिक्र कर दिया था आपको कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जीएस आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, एकमात्र पेपर यही होता है। और यही देखिए, जो आपका स्किल टेस्ट है स्टेनो वाला, उसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, वो जस्ट क्वालिफाइंग है। आपको दे रखी है कि भाई ठीक है, आपको पीए बनने के लिए, ग्रेड सी बनने के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, लिखने की स्पीड आपकी, और
जो आपसे वो दिया जाता है, यानी आपको जो ग्रेड डी है उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए होगी। तो यहाँ जो है फिर वो तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, किसी की चाहे 110 स्पीड है चाहे 120 है, तो वहां कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने। वो कैटेगरी वाइज उसमें ये भी होता है कि इसकी इतनी गलती माप, उसकी उतनी गलती, वह कैटेगरी वाइज थोड़ी ज़्यादा कम होती है, वो खुल के नहीं देते हैं लोग। ठीक है, तो अभी कुल मिलाकर के हम इस बात को कह सकते हैं कि जो असली सिलेक्शन है वो इन मार्क्स के आधार पर होगा, और इसकी तैयारी आपको आरडब्ल्यूए कराएगा। ठीक है, और उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि एक जीएस टीचर भी आपके साथ हों, एक रीजनिंग टीचर भी आपके साथ हों, और एक इंग्लिश टीचर भी जो डेडिकेटेडली केवल और केवल स्टेनो को ही टारगेट करे अंत तक। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, और वो कोई बैच नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके लिए पहली बार तैयारी करा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे कराऊं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है और इसमें हम जितनी हेल्प आपकी कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं बात कर लेता हूं भाई कि आपका सिलेबस क्या है, तो वही सब सिलेबस है जो बाकी एग्जाम्स में होता है। ये रीजनिंग का है, ये जीएस का है, तो इसमें मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये इंग्लिश का है, यही सिलेबस हर एसएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैथ्स इसमें नहीं होता। आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बता रखा है कि आपका फाइनल रिजल्ट, आफ्टर फाइनल रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जिम्मेदारी है वो आपके ही डिपार्टमेंट को सौंप दी जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एसएससी अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता, आपका डिपार्टमेंट है वो कितना समय लगाता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो एसएससी इस प्रोसेस को इस वजह से काफी फास्ट कर पाती है, क्योंकि अब इसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम नहीं है, और डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, वैसे भी डॉक्यूमेंट्स उसको फाइनली एसएससी को, डिपार्टमेंट को ही भेजने पड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ लूँ फिर आपको भेजूँ, फिर बहुत लंबा प्रोसीजर हो, डोजियर पूजियर पूरा सब कुछ भेजना पड़ता है, उन डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेजने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप ही कर लीजिए और आप ही इसके लिए जिम्मेदार बने। पोस्ट प्रेफरेंस, तो पोस्ट प्रेफरेंस यही समझाया है कि आपका जब फाइनल रिजल्ट होगा उससे पहले आपको ये ऑनलाइन ही फिल करवाई जाएंगी और तब आप ये भरिएगा। ठीक है, और अगर हम देखें कि आगे क्या दिया है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी जो आपका एग्जाम है उसमें कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। तो भाई ग्रेड सी और ग्रेड डी जो आप अप्लाइड करोगे, कि ग्रेड सी और ग्रेड डी, वो तो शायद अभी आपको फॉर्म के टाइम पे भरवा ली जाती है। आप ग्रेड सी और ग्रेड डी किसके लिए अप्लाई करते हो, दोनों के लिए अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। हालांकि डिपार्टमेंट बाद में भरवाए जाएंगे, वो बोला फाइनल रिजल्ट से पहले प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, लेकिन ये जो है ये आपसे पहली जो है ये बोल रहा है ना कि पोस्ट वाइज, पोस्ट जो होती है वो सिर्फ ग्रेड सी और ग्रेड डी करके भरवाएगा अभी। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, लेकिन वो इसमें आए हुए मार्क्स के आधार पर ही आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। ये इसको समझाने की कोशिश आपको कर रहा है। आगे भाई अब इसमें देखो स्किल टेस्ट, यानी आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और स्किल टेस्ट के लिए जो वो जो देता है उसको मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे आपने ग्रेड सी ऑप्ट किया है और ग्रेड डी भी ऑप्ट किया है, दोनों ऑप्ट किए हैं आपने, दोनों में आपकी एज आ रही है। अगर आपकी ग्रेड डी में एज ही नहीं आ रही फिर तो आपके पास ऑप्शन ही ग्रेड सी का बचता है और कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेड सी में एज थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो डिक्टेशन होगा वो करना ही पड़ेगा। अब वो 100 की स्पीड से बोलेगा, हो सकता है आपने कुछ वर्ड्स छोड़ दें, कुछ ना छोड़ें। एक ही टेस्ट हुआ और फिर एक जो है 80 WPM की स्पीड से, तो अगर आपने 80 वाली से लिख दिया तो भाई वो ठीक है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर मतलब वो बता दिया है कि इस स्पीड से ग्रेड सी के लिए पूछा जाएगा और इस स्पीड से ग्रेड डी के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर वो समझाया है कि भाई इतने स्पीड से अगर वो बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे या निमला बोलेंगे तो आपको लिखवाएंगे, वो आप अपना चुन सकते हो कि आप हिंदी में लिखना चाहते हो, आप इंग्लिश में, वो आप चूज करिए, वो हम नहीं बताएंगे आपको, वो आप चूज करिए। जो शॉर्ट हैंड आपको आसान लगे सीखना वो आप सीखिए। ठीक है, तो वो बता रहा है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ये इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। अगर आप ग्रेड डी में जाते हैं तो ये टाइम थोड़ा यहाँ ज्यादा मिलेगा। क्या 10 मिनट उसने बोला, आपने 800 शब्द लिख दिए, 800 शब्द लिख दिए, अब आपने लिखे शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग सीखते हैं। आपका ऑफिसर आपने दे दिया कि ले जाओ,
वो कहेगा ये सब फेंक के मारेगा, वो बोलेगा यार ये क्या लिखा है तूने, डंडे डंडे से खींच रखे हैं, शॉर्ट हैंड ऐसी होती है, शॉर्ट में लिखना होता है ना, तो उसको नहीं आता शॉर्ट हैंड, तो वो कहेगा इसको टाइप करके लाया तूने, लिखा क्या है। तो वो आपसे अभी यहीं सिखा लेता है पूरा कि 10 मिनट बोला, बाकी अगले 40 मिनट आपको टोटली मतलब जो है उसके लिए मिल रहे हैं, टाइपिंग के लिए। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, तो टाइम ड्यूरेशन लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, तो फिर वो टाइप वाइप करके वो आपको टोटल 50 मिनट इसके लिए देगा, ठीक है। बाकी ग्रेड डी जो है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए, ये टाइम आपको 65 मिनट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको इंग्लिश के लिए 40 मिनट, देखो यहाँ वहाँ 50 मिल रहे थे, यहाँ 40, क्योंकि यहाँ स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और हिंदी के लिए यहाँ 55 मिनट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको टाइमिंग नोट करके मतलब ये दिमाग में रखना है कि अगर मुझे टारगेट करना है तो इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। चलो ओटीआर की बात अभी बता रहा हूँ, बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्लैरिटी हो गई है। हाँ, अब देखिए प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, वो आपको बता ही दिया है उसने। देखिए आपको एससी एसटी ओबीसी ये जो सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया लेवल के चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जो बनता है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ये सब कहता है कि 1/8 क्रूशियल डेट से पहले बने हुए होने चाहिए, 1/8/2025 से पहले। और एक्स जो मैं ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करता हूं तो ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा। बाकी इसमें एक कब के बाद का होना चाहिए पता नहीं, लेकिन 1/8/2025 से ये तीनों सर्टिफिकेट या ये सर्टिफिकेट ये सब पहले बने हुए होने चाहिए। लेकिन इसकी कंडीशन ये भी है कि 1 अप्रैल के बाद का, इस अकेले की, ठीक है। चलो क्लियरिटी हो गई है। अभी क्रूशियल डेट मैंने बोल ही दिया, क्रूशियल डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आपके जो कुछ कॉमन डाउट्स रहते हैं जी, हाँ कॉमन डाउट्स की मैं बात कर लेता हूं कि जैसे क्या आरडब्ल्यूए पर क्लासेस चलेंगी स्टेनो के लिए। तो मेरे भाई स्टेनो के लिए आरडब्ल्यूए पर जो क्लासेस हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बैच स्पेसिफिक कोई बैच आएगा तो मैं कहूँगा कि नहीं आएगा, कोई स्पेसिफिक बैच अब नहीं आने वाला है, कोई पेड बैच वगैरह। हाँ क्लासेस इसकी आपको रेगुलर अब चलती दिखाई देंगी, इसी चैनल पर दिखाई देंगी, जो स्टेनो के लिए होंगी और स्टेनो के लिए डेडिकेटेड टीम भी होगी। ऐसा नहीं कि जो हमारी कॉमन टीम है हम उसी से पढ़वाएंगे, डेडिकेटेड टीम जो केवल स्टेनो को फोकस कर रही होगी, तो उससे हम यहाँ पढ़वाना चाहेंगे। और मॉक टेस्ट बहुत डिमांड रहती है आप बच्चों की कि सर इसके लिए मॉक टेस्ट भी हमारे लिए बिल्कुल इसी लेवल का तैयार होना चाहिए। तो मेरे भाई अभी मॉक टेस्ट हम पहले कुछ क्लासेस चलाएंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे आपके रेस्पॉन्स को देखते हो कि आप कितने डेडिकेटेड हैं आरडब्ल्यू पे मॉक देने के लिए, फिर हम इसके मॉक टेस्ट भी आपको शुरुआत कर देंगे। हालांकि एग्जाम टाइम पे तो हम हमेशा देते हैं, वो इस बार भी देंगे, लेकिन इसके लिए आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि जो आपकी क्लासेस पर रेस्पॉन्स होगा, जिस तरह की डिमांड होगी, तो आपको फिर मॉक टेस्ट हम हर वीक और एग्जाम्स की तरह इसमें भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और डेडिकेटेड बुक अगर कोई इसमें पूछे कि सर डेडिकेटेड बुक कौन सी है, तो भाई इंग्लिश में जो भी आपके पास बुक हो जिसके लिए आप CHSL CGL MTS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वो इसमें उतना ही काम करेगी, उतना ही मतलब वही लेवल है ना इंग्लिश का। दूसरा रीजनिंग के लिए भी अगर आपके पास कोई भी बुक है तो वो सब इसमें सफिशियंट है। और मैं बात करता हूँ भाई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, और एक बचती है जीएस। तो जीएस अगर आप नवीन सर का जो एसएससी की क्लासेस हैं अगर उनको ले रहे हैं तो फिर उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हालांकि 3 बजे का प्रैक्टिस सेट्स में बहुत सारा बच्चा उनके में स्टेनो का जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होंगे। बाकी डेडिकेटेड बुक अगर आप कोई एसएससी स्टेनो से रिलेटेड पूछोगे तो आप जैसे एक कॉमन बुक ल्यूसेंट बहुत नाम रहता है, एक हमारी येलो बुक अगर आप केवल एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत काम की इसमें रहेगी, येलो जीके के नाम से, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और स्टैटिक जीके ये बुक तो हमेशा इसमें रहेंगे। और नवीन सर ने अभी जीएस सुधा भी लॉन्च की है, तो वो भी इसमें, क्योंकि वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो वो भी हमारी 10 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ आप तक इसमें पहुँचानी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस वीडियो से एक डायरेक्शन लेकर के और अपनी तैयारी में लगेंगे कि आपको स्टेनो में
करना है नहीं करना है, किस तरह से तैयार करना है, तो काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। एसएससी रिजल्ट की बहुत सारी, एसएससी जीडी रिजल्ट के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इग्नोर नहीं कर सकता इनको, ना कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, आपसे बोला था कि हम एक ट्विटर अभियान चलाएंगे, तो मैं वेट कर रहा था कि शायद, क्योंकि एसएससी इस महीने वो काफ़ी बिजी है अपने कैलेंडर्स को निकालने पर, बाकी बच्चों को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आना है, तो उनको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, और अब हमें बनाना पड़ेगा कि हम उन्हें याद दिलाएं कि हम भी वेट कर रहे हैं, इतने बच्चे वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आपको जारी करना चाहिए। तो हो सकता है मैं मंडे में आकर के ये अनाउंस करूं कि हम कब ट्विटर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्विटर के माध्यम से एक याद दिला देते हैं उनको। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।